अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 3 का डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो चैप्टर है उसका हमने डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक जो कर लिया था वो हमारे पास था कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस हमारे पास क्या है। और हमने देखा था कि हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को हमने बड़ी डिटेल में देखा था लास्ट लेक्चर में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने देखा था इसके स्टेप्स हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के। फर्स्ट वन वाज प्लानिंग, नेक्स्ट एनालिसिस एंड थर्ड वन वाज डेटाबेस डिज़ाइन इन विच देयर वर टू phases: logical database design and physical database design, and the last one was implementation. So today our topic will be components of logical model and the components of physical database design. Simply आप ये कह सकते हैं कि आज हम लॉजिकल मॉडल के कंपोनेंट्स को और फिजिकल मॉडल के कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये जो दो स्टेप्स थे हमारे पास ये डिटेल में क्या है या इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारे पास है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। लॉजिकल मॉडल जो हमारे पास है उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। The logical model contains the definition of data to be stored in the database. Already हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लॉजिकल मॉडल में डेटा डेफिनेशंस होती हैं। जो भी आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाना है उसके मुतालिक हर तरह की इंफॉर्मेशन कि हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड, कोई भी कीवर्ड, कोई भी टेबल जो भी यूज़ होगा वो क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, इसमें किस तरह के रिकॉर्ड्स आने हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन हम अपने लॉजिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। It also contains the rules and information about the structure and type of data. हमारे पास फिर सिर्फ डिटेल्स नहीं होती डेटा की लॉजिकल मॉडल में, बल्कि रूल्स भी होते हैं और इंफॉर्मेशन भी होती है उस स्ट्रक्चर के बारे में और टाइप ऑफ डेटा। मीन हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास तो उन डेटा टाइप्स में से किस तरह का डेटा होगा, ऑडियो डेटा होगा, वीडियो डेटा होगा, हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा होगा, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में डेटा होगा। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में या किसी भी हमारे पास जो टेबल होगा उसमें किस तरह का डेटा होगा, कोई भी एट्रीब्यूट जो हम किसी टेबल का वहाँ स्पेसिफाई करें उसमें किस तरह का डेटा होगा और उस डेटा पे कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे समटाइम्स हम देखते हैं कि जब हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हमने कहीं एंटर करना होता है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम वहाँ अल्फ़ाबेटिकल डेटा एंटर नहीं कर सकते। जैसे आईडी कार्ड नंबर हमें जिन प्लेसेस पे एंटर करना होता है समटाइम्स तो हम लोग वहाँ अल्फ़ाबेट्स एंटर नहीं कर पाते, तो ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई होती हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है आपको कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस डेटाबेस डिज़ाइन के कौन से स्टेप में होती हैं, लॉजिकल मॉडल के स्टेप में होती हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस, ये रूल्स और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स डिसाइड किए जाते हैं। ऑल एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब्ड इन द लॉजिकल मॉडल। फिर इसके बाद रूल्स के बाद कितनी एंटिटीज होंगी, जो भी डेटाबेस बनाया जा रहा है उसमें जितनी भी एंटिटीज होंगी उनको कम्प्लीटली वहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। एट्रीब्यूट्स, फिर किसी भी एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे। आप देखते हैं कोई भी एंटिटी, जब आप किसी एंटिटी का टेबल देखते हैं उसमें जितने भी आपने उसके एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई करने हैं वो इसी लॉजिकल मॉडल में करने हैं। रिलेशनशिप्स क्या होंगे फिर एंटिटीज़ के दरमियान, ये सारी चीज़ें लॉजिकल मॉडल में आ जाएंगी। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। सिंपल वर्डिंग में वो कह रहे हैं कि मुकम्मल, कंप्लीटली आप अपने डेटा को इस मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे जिसे आप लॉजिकल मॉडल कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लॉजिकल मॉडल में डेटा कोई डिस्क्रिप्शन डाली ही नहीं, कोई आपने वहाँ एट्रीब्यूट क्रिएट ही नहीं किया और अब बाद में आप चाह रहे हो जब आपका डेटाबेस बन जाए आप चाह रहे हो कि अब हमसे यूज़ कर पाएँ। जब तक वो एडिड नहीं है, जब तक वो डिस्क्राइब नहीं है, जब तक वो रूल्स को फिल नहीं कर रही चीज़ें, उन पर रूल्स अप्लाई नहीं हैं, तब तक आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं जो डेटा आप यहाँ डालेंगे, जिस हिसाब से आप रूल्स और चीज़ों को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, एट द एंड आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। ये पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस है लॉजिकल मॉडल। तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज, देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं
रिप्रेजेंट एंटिटीज, फोर्थ कंपोनेंट विल बी, आपने सबसे पहले यहाँ हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में क्या होगा, एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, देन रिलेशनशिप्स, आफ्टर दैट रिलेशनशिप्स विल बी मर्ज्ड। अब ये स्टेप क्या होगा, ये हम इंशाल्लाह इस नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, फिर इसको देखते हैं। एंड द लास्ट स्टेप विल बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनकी डिटेल। सबसे पहले हमारे पास है कि रिप्रेजेंट एंटिटीज, एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एंटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलें जी हम देखते हैं। Each entity in ER diagram is represented as a relation in the relational model। कह रहे हैं हमारे पास जब रिलेशनल मॉडल बनाया जाएगा तो हर एक एंटिटी को एज अ क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिलेशन के तौर पे रिप्रेजेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय एंटिटी है तो ये देखें एक एम्प्लॉय एंटिटी है, इसका अलग से एक एम्प्लॉय रिलेशन बनाया जाएगा, आप कह लें एक एम्प्लॉय टेबल बनाया जाएगा। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ द एंटिटी बिकम द नेम ऑफ द रिलेशन। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी आपकी एंटिटी का नाम है, जैसे टीचर एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, एम्प्लॉय एंटिटी है, कोर्सेज की एंटिटी है, आपके पास जो भी एंटिटी होगी उसका एक अलग से टेबल बनाया जाएगा, एक रिलेशन क्रिएट किया जाएगा और उस रिलेशन को उस एंटिटी का नाम दे दिया जाएगा। जो भी नाम उस एंटिटी का होगा वही उस रिलेशन को दिया जाएगा। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। तो कह रहे हैं कि जो आपकी एंटिटी टाइप है, जैसे आपकी एंटिटी एम्प्लॉय है तो इसमें आइडेंटिफायर क्या था, एम्प्लॉय आईडी आइडेंटिफायर थी। तो जब इसे रिलेशन में कन्वर्ट किया रिलेशनल मॉडल में तो एम्प्लॉय आईडी को यहाँ एज अ प्राइमरी की यूज किया जाएगा। एंड द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम द नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। कह रहे हैं कि यहाँ देखिए ये आपके पास एक क्या था, हमारे पास एंटिटी थी, ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स थे। एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट था, नेम एक एट्रीब्यूट था, एड्रेस एंड बर्थ डेट वाज द एट्रीब्यूट। तो हमारे पास क्या हुआ, एम्प्लॉय हमारे पास जो था एंटिटी रिलेशन का यहाँ नाम आ गया, एम्प्लॉय रिलेशन। जो हमारे पास यहाँ आइडेंटिफायर था एंटिटी का वो यहाँ प्राइमरी की आ गई रिलेशन में, और जो हमारे बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स थे इस एंटिटी के वो यहाँ रिलेशन के एट्रीब्यूट्स बन गए, यहाँ भी वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। कहने का मतलब है आपको ये समझाया जा रहा है कि आपके पास एक एंटिटी मॉडल में या आपके पास जो एंटिटी डायग्राम है उसमें जो चीजें एक्सप्लेन्ड है उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है एक रिलेशनल मॉडल में। तो हमारे पास इस तरह से जब डेटाबेस बनाया जाता है रिलेशनल मॉडल में एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। In the above example, employee entity is converted into relation. The attributes of the entity are the fields of the relation. कह रहे हैं कि हमारे पास देखें ये जो attributes थे यहाँ पे ये यहाँ आके क्या बन गई है, fields बन गई है। मीन ये attribute ही रहे हैं लेकिन ये एक एक field है। अब name, अब जो भी record रखा जाएगा उसमें हर एक एम्प्लॉय का यहाँ नेम की कोई वैल्यू ऐड की जाएगी, इसी तरह उस एम्प्लॉय का कोई एड्रेस ऐड किया जाएगा और इसी तरह एम्प्लॉय की इस एट्रीब्यूट में बर्थ डेट एंटर की जाएगी। द डेटा मॉडल डिस्क्राइब एम्प्लॉय आईडी एज एन आइडेंटिफायर एंड इज अंडरलाइन। कह रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एज ए आइडेंटिफायर थी और जब इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया गया रिलेशन में तो ये यहाँ पे प्राइमरी की कहलाएगा। वही चीजें एक्सप्लेन करें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से हमारे पास हो गया रिप्रेजेंटिंग द एंटिटीज। एंटिटीज हमारे पास लॉजिकल मॉडल में इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं कि एंटिटीज को रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो देख लेते हैं। ईच रिलेशनशिप इन एन ER डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। कह रहे हैं कि हमारे पास ER डायग्राम में जो भी रिलेशनशिप होगा, दैट मीन्स किसी भी एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के साथ अगर रिलेशनशिप है तो हमारे पास जरूरी है कि रिलेशनल मॉडल में भी उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाए। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है रिलेशनशिप की। इन सम केसेस द रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशंस इन विच one relation has primary key and the other relation has a foreign key. In other cases, a relationship can be created using new relation
that contain the primary key attributes of both relations as a foreign key। कह रहे हैं कि ये दो तरीकाकार होते हैं, रिलेशनशिप को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक रिलेशन की जो प्राइमरी की हो वो दूसरे रिलेशन में एज अ फॉरेन की बिहेव करे, या ऐसे भी क्रिएट किया जाता है कि दोनों रिलेशन से हम क्या करें, एक नया रिलेशन क्रिएट कर लें, एक न्यू रिलेशन क्रिएट करें जिसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन का क्या करो, एज अ फॉरेन की बिहेव करो, यानी कि थर्ड रिलेशन क्रिएट कर लिया जाए कोई। बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन। और हमारे पास अगर हम सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम एक थर्ड रिलेशन न्यू रिलेशन क्रिएट करते हैं जिसमें फर्स्ट रिलेशन फर्स्ट टेबल यानी कि और सेकंड रिलेशन यानी कि कोई दूसरा टेबल है, उसकी जो प्राइमरी की है, दोनों की जो कीज हैं प्राइमरी कीज हैं वो थर्ड रिलेशन में एज अ कंपोजिट प्राइमरी की बिहेव करें, मीन उनके दोनों के प्राइमरी की एट्रीब्यूट कंबाइन होके हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पे बिहेव करें इन द थर्ड रिलेशनशिप। आप कह लें कि लॉजिकल मॉडल में रिलेशनशिप्स जो भी होते हैं एंटिटी डायग्राम में एंटिटीज के दरमियान, रिलेशनल मॉडल में हमारे पास रिलेशंस के वो रिलेशनशिप मस्टली आइडेंटिफाई किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि रिलेशंस को स्किप कर दिया जाए रिलेशनल मॉडल बनाते हुए। थर्ड स्टेप है हमारे पास मर्ज द रिलेशंस। थर्ड स्टेप में रिलेशंस को मर्ज किया जाता है। इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस। कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेपिटेशंस हो रही होती हैं रिलेशंस की। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस मे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। कह रहे हैं इससे मुराद ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो एंटिटीज या दो एंटिटी टाइप सेम तरह की चीजें या सेम तरह का डेटा क्या कर रही होती है, कलेक्ट कर रही होती हैं। द रिडंडेंट रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी। फिर इसके लिए क्या है, इसके लिए बेहतर है कि जो जिन एंटिटीज में रेपिटेशन आ रही है कि एक एंटिटी भी वही डेटा कलेक्ट करिए जो कि दूसरी एंटिटी कलेक्ट करिए, तो इसके लिए बेहतर ये है कि क्या किया जाए, उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए और एक ही रिलेशन क्रिएट कर दिया जाए जो कि वो कंबाइंड डेटा कलेक्ट करे। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को व्यू इंटीग्रेशन या मर्जिंग ऑफ रिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सपोज करें हमारे पास एम्प्लॉय 1 ये है एक टेबल या रिलेशन, सेकंड हमारे पास टेबल या रिलेशन है एम्प्लॉय 2। तो हमारे पास दोनों टेबल क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय 1 में एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और फोन नंबर कलेक्ट हो रहा है, जबकि एम्प्लॉय 2 में भी एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट हो रही है। तो देखिए ये भी एम्प्लॉय की ही डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा है जो रिलेशन है, और ये रिलेशन भी। तो फिर क्या हुआ, रिडंडेंट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ भी आईडी 2 बार कलेक्ट हो रही है, नेम कलेक्ट हो रहा है रिपीटेडली, एड्रेस भी रिपीटेडली कलेक्ट हो रहा है। कुछ चीजें हैं एक एक या दो एट्रीब्यूट जो डिफरेंट है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, रिडंडेंसी क्यों रिलेशंस को मर्ज किया जाता है, मर्ज इसलिए किया जाता है कि रेपिटेशंस को खत्म किया जाए, ठीक है, और ये हमारे डेटाबेस के लिए जरूरी होता है। हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि रेपिटेशन खत्म करना जरूरी होता है ताकि हम स्पेस को वेस्ट होने से बचा सकें, डेटाबेस को मोर एफिशिएंट बना सकें। तो इसलिए क्या किया जाएगा हमारे पास, they can be merged into one relation. Both above relations are collecting the data of same entity एम्प्लॉय। दोनों जो हैं ये दोनों हमारे पास रिलेशन, ये एक ही एंटिटी जिसका नाम एम्प्लॉय है उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि इनको मर्ज कर दिया जाए और ये देखें थर्ड न्यू रिलेशन क्रिएट कर दिया जाए जिसमें क्या हो, एम्प्लॉय का नाम दे दिया जाए उसे, ना तो अब एम्प्लॉय 1 रहेगा ना ही 2 रहेगा, ये एक जनरल एट्रीब्यूट बना दिया, जनरल रिलेशन बना दिया जाए जिसको एम्प्लॉय कहा जाए, और यहाँ इसकी एम्प्लॉय आईडी दे दी जाए, नेम कलेक्ट कर लिया जाए, एड्रेस कलेक्ट कर लिया जाए, फोन नंबर, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। अब देखें इन दोनों के हमारे पास क्या आगे सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ आगे और कोई रेपिटेशन भी नहीं आई। द न्यू रिलेशन कंटेन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन विदाउट एनी रिपीटिंग एट्रीब्यूट। इसका फायदा क्या हुआ, मर्ज करने का फायदा ये हुआ कि एक न्यू रिलेशन बना जिसने दोनों के एट्रीब्यूट्स भी ले लिए और कोई रेपिटेशन भी नहीं होने दी। तो ये काम भी किसमें किया जाता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के प्रोसेस में किया जाता है। थर्ड है हमारे पास नॉर्मलाइज द रिलेशन। ये स्टेप है हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के प्रोसेस का लास्ट स्टेप, जिसमें नॉर्मलाइज के नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि चीजों को प्रॉपर किया जाए, एरर्स फ्री किया जाए, इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। तो
तो क्या है, द रिलेशन क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 may have some unnecessary redundancy. Some certain anomalies or errors may arise while updating these relations. The process of normalization refines these relations to avoid these problems. कह रहे हैं हमारे पास जब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो किए जाते हैं हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के, तो इसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है, कोई रेपिटेशन आ सकती है, बाय चांस कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, अपडेट करने में, डिलीट करने में, इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेटाबेस के। तो वो सारी एनॉमलीज, सारे एरर्स, सारी चीज़ें जब ध्यान में रख के नॉर्मलाइज किया जाएगा तो एट द एंड आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप अपने कोर्स में डिटेल में भी देखेंगे और लास्ट ईयर भी आपने इसमें से नॉर्मलाइजेशन का के टॉपिक्स देखे थे। डिफरेंट चैप्टर्स में आपने नॉर्मलाइजेशन, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आप नेक्स्ट अपने चैप्टर में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास ये था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जिसके 4 स्टेप्स थे और ये 4 स्टेप्स हमारे पास बेस हैं किसी भी एफिशिएंट डेटा बेस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमें पता चल गया कि इसमें कंप्लीट डेटा डेफिनेशंस होंगी, इसके ये स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमने कहा था जो लॉजिक बनाई जाती है उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है दैट मीन्स वो फिजिकल काम स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास है डिस्कस मेजर इनपुट्स टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। यहाँ क्वेश्चन है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और इनपुट्स क्या हैं, मेजर इनपुट्स क्या हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की। तो हमारे स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। हमें पता है कि डिज़ाइनिंग के प्रोसेस की लास्ट स्टेज क्या है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जबकि इसके बाद जो फेज होगी उसमें डिज़ाइनिंग का काम नहीं होगा बल्कि इम्प्लीमेंटेशन का वर्क होगा। तो डिज़ाइन के लिए जो सबसे लास्ट फेज है वो यही है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। The major objective of physical database design is to implement the database as a set of records, files, indexes and other data structures। कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबसे इम्पोर्टेंट काम इस फेज का क्या है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, मीन्स डेटाबेस को क्रिएट किया जाए एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें रिकॉर्ड्स डालने स्टार्ट कर दिए जाएँ, फाइल्स बना दी जाएँ, एड्रेसेस असाइन हो जाएँ और जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, जो भी हमारे पास स्टोरेज के लिए यूनिट्स बनाई जाएंगी वो बना दी जाएं और प्रॉपर वर्किंग आप कह लें फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ सामने आना शुरू हो जाए। मेजर इनपुट्स क्या हैं, अब क्या क्या इनपुट्स दी जाती हैं। 3 मेजर इनपुट्स टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आर एज फॉलो। 3 तरह की मेजर इनपुट्स हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जो दी जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, कि हम क्या करेंगे, इसको कोई लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स देंगे। दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन सच एज नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो देखें आपने क्या देना है, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। वो कहाँ से आएंगे, यहाँ जो आपने रिलेशंस बनाए, टेबल्स बनाए, उन्हें नॉर्मलाइज किया लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के प्रोसेस में, वही दिए जाएंगे यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर के तौर पे। सेकंड स्टेप होगा हमारा यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या होगा, इट इंक्लूड द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। तो कह रहे हैं हमारे पास यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें किस स्टेप में देखी जाएंगी, इनसे रिलेटेड डिटेल्स किस स्टेप में देखी जाएगी, ये सेकंड स्टेप में देखी जाएगी। और इसमें साइज देखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज देखी जाएगी। साइज देखा जाएगा कि किस साइज में डेटाबेस बनाया जा रहा है, उसके लिए कितनी मेमोरीज रिक्वायर हैं और जो यूज़ करने वाले हैं वो नंबर में कितने हैं, ऑलमोस्ट वो हमारे पास 100 से 1000 में है या 1000 से 10,000 में है या हमारे पास 10,000 से लाख में है। मीन जहाँ वो डेटाबेस यूज़ किया जाएगा वहाँ नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट उसका एस्टिमेट लिया जाएगा और डेटाबेस को एट अ टाइम कितने लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास डेटाबेस जब प्रोसेस किया जाएगा, यूज़ करेंगे तो ये कितना टाइम लगाएगा रिस्पांस देने में, स्पीड चेक की जाएंगी डेटाबेस की,
सिक्योरिटी क्या है डेटाबेस की, कैसे प्रोवाइड की जाएगी सिक्योरिटी, ये चीज़ चेक की जाएगी। बैकअप एंड रिकवरी का डेटा का क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें हमारी सेकंड स्टेप में यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में मैनेज की जाएंगी। और लास्ट स्टेप है या लास्ट इनपुट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस में ये देखा जाएगा कि इट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। इसमें डेटाबेस की और मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात देखी जाएंगी और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कंपोनेंट होंगे डेटाबेस के साथ कि हमारे पास क्या हार्डवेयर इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर जो होंगे कौन से यूज़ किए जाएंगे और कितना हमें मेमोरी स्पेसेस वगैरह चाहिए होंगी, किस तरह की प्ले स्पेस को इंस्टॉल किया जाएगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी ये एज अ इनपुट यहाँ दी जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस के फेज़ में, और ये सारी चीज़ें यहाँ मैनेज की जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और उसके स्टेप्स हमने देखे, और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और मेजर इनपुट्स क्या होती हैं फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।